अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कैप्टन गुप्ता ने आगे बढ़कर बाएं हाथ से मेरे मुंह पर उल्टा तमाचा मारा और गुर्रा कर बोला, यह तुम्हें बहुत जल्द बता दिया जाएगा कि तुम कौन हो। ले जाओ इसे हवालदार। एक बार तो मेरा खून खोल उठा, मगर मामला इस कदर नाजुक सूरत इख्तियार कर चुका था कि मेरे पास सिवाय सब्र करने के और कोई चारा न था। हवालदार ने अपने राइफल की नाली मेरी गर्दन से लगा दिया और रौबदार आवाज़ में हुक्म दिया, आगे चलो। बाहर रात गहरी हो रही थी और आसपास अंधेरा छाया था, मगर चंद कदमों के फासले पर कमांड पोस्ट के ऑफिस बैरक और डिस्पेंसरी के बाहर बल्ब रोशन थे और गार्ड पहरे पर थे। हवालदार ने बाहर निकलते ही फौजी जवानों को आवाज़ दिया। एकदम से 3 फौजी बैरक में से निकलकर हमारी तरफ लपके। ये दुश्मन का एजेंट है, इसे क्वार्टर गार्ड में बंद करना है। उन फौजियों ने मुझे दबोच लिया और घसीटते हुए क्वार्टर गार्ड में ले गया और अंदर बंद करके सलाखों वाले दरवाजे को बाहर से मकफल कर दिया और 2 फौजी वहां स्टीन गन्ने उठाए पहरे पर खड़े हो गया। थोड़े से वक्त में सब कुछ उलट पुलट हो गया था। कहाँ मैं पू फटे की लारी से अहमदाबाद फरार होने का मंसूबा बना रहा था और कहाँ अब क्वार्टर गार्ड में एक दुश्मन जासूस की हैसियत से बंद था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। सिविलियन जेल से फरार हुआ जा सकता था, लेकिन फौजी क्वार्टर गार्ड से भागना बज़ाहिर नामुमकिन था। मुझे सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का था कि अगर किसी वजह से मेरी पुरानी हिस्ट्री खुल गई तो मुझे फ़ौरन शूट कर दिया जाएगा। मैं क्वार्टर गार्ड के फर्श पर एक कोने में जाकर बैठ गया। उस वक्त मेरा जहन बहुत परेशान था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि क्यों न शाम होते ही वहाँ से निकल गया। अब पछताने से कुछ हासिल नहीं था। अगरचे मुझे इस बात का इत्मीनान था कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी की बेटी नूरीन भारतीय फौज के चुंगल से निकल चुकी है और यहाँ से दूर नरोला की पहाड़ियों में मेरी मोहसिन और बकौल उसके मेरी पत्नी सिद्धा रंगनी डाकू की हिफाजत में है। इसके बावजूद अभी डॉक्टर अफरीदी उन लोगों की कैद में ही था और जैसा कि मुझे पता चला था कि उसे अहमदाबाद के फौजी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया था। इलावाजी मुझ पर मिलिट्री पूछगछ की नाकाबिले बर्दाश्त अजीतों का एक लामुतनाही सिलसिला नाजल होने वाला था। मैं एक तजर्बाकार और मुहिब्बुल वतन कमांडो था, मगर इस बात का खदशा मेरे साथ सांस से चिमटा हुआ था कि कहीं इंट्रोगेशन के दौरान किसी ट्रैंक्विलाइजर या बेहोशी की दवा के ज़ेर असर मेरे मुंह से नूरीन के ठिकाने के बारे में कोई बात निकल ना जाए। इन तमाम हालात के पेश नज़र मेरा फौज की कैद से फरार होना बेहद ज़रूरी हो गया था, लेकिन इंडियन मिलिट्री कैद से किसी दुश्मन के जासूस का फरार हो जाना कोई आसान बात नहीं थी। बहरहाल मेरे जहन ने फरार के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया था, अगरचे मुझे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी। एक बात का मुझे यकीन था कि कैप्टन गुप्ता सिर्फ आज की रात मुझे क्वार्टर गार्ड में रखेगा और सुबह होते ही फौजी गार्ड की हिफाजत में शायद हेडक्वार्टर की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन दूसरे दिन मालूम हुआ कि एक पाकिस्तानी जासूस से कीमती राज उगलवाने का क्रेडिट वो खुद लेना चाहता था। चुनाचे दूसरे रोज़ उसके हुक्म से मुझे रखेलपुर वाली कमांड पोस्ट के तय खाने में उस कोठड़ी में बंद कर दिया गया, जहां इससे पहले पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी नूरीन को रखा गया था। अब कैप्टन गुप्ता ने पूछगछ का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले 2 रोज़ तो मुझे मारा पीटा गया और मैंने एक ही रट लगाई रखी कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, सौराष्ट्र का रहने वाला गरीब नौजवान हूँ। मगर कैप्टन गुप्ता के हुक्म से 2 फौजी मुझे छत से उल्टा लटका कर घोंसों से मेरी पिटाई करते रहे। रात को मुझे छत के रस्से से उतार कर फर्श पर लिटा दिया गया और एक मरहट्टा फौजी ने मेरी गर्दन पर अपना भारी बोझ रख कर दबाना शुरू कर दिया और दूसरा फौजी मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों पर जलता हुआ सिगरेट लगाने लगा। मेरी चीखें निकल गईं। बंगाली कैप्टन ने मेरी पसलियों में जोर से ठोकर मारी और कहा, पाकिस्तानी मुगविया लड़की कहाँ है? अभी बता दो तो मैं तुम्हारी माफ़ी का जिम्मे लेता हूँ। तुम्हें हम खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। मैंने कराते हुए कहा, साहब जी मैं बेकसूर हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, जासूस नहीं हूँ साहब जी। ये सुनते ही एक बार फिर मुझ पर लातों और घोंसों की बारिश शुरू कर दी गई। सारी रात नींद बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। दूसरे रोज़ मुझे अजियत का निशाना नहीं बनाया गया था। तीसरे दिन फिर बंगाली कैप्टन मेरे सर पर मौजूद था। यूं ही 2 हफ्ते गुजर गया। मेरे जिस्म को धोकर रख दिया गया। एक आंख सूज गई थी। दिन में एक बार मुझे खाने को एक सूखी रोटी और पानी की तरह पतली दाल दी जाती थी।
मैंने इंतहाई अजियत से कर भी अपनी ज़बान ना खोली। तीसरा हफ्ता जा रहा था। 2 रोज़ से मेरे पास सिवाय दाल रोटी देने वाले के और कोई ना आया। शायद बंगाली कैप्टन मुझसे राज उगलवाने के लिए कोई नया सितम ईजाद करने की फिक्र में था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे कुछ एहसास नहीं था कि कोठड़ी में दिन कब तलू होता है और रात कब छा जाती है। एक धीमा बल्लम मुसलसल कोठड़ी के बाहर जलता रहता था और जो 2 सिपाही बाहर पहरा देते थे उनमें से मेरा कोई जानने वाला नहीं था। ये सिपाही वैसे भी मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक रोज मैं कोने में लगा अकड़ूं बैठा अपनी सूजी हुई एक आंख पर अपने कुर्ते के दामन से गर्म सांस की टकोर कर रहा था कि राहदारी में मुझे फौजी बूटों की आवाज़ सुनाई दी। 2 मरहट्टा सिपाही ताला खोलकर मेरी कोठड़ी में दाखिल हुए। एक फौजी ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और दरवाजे की तरफ धकेल कर कहा, बाहर चलो। दिल में ख्याल आया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मुझे तय खाने से निकाल कर खुली हवा में लाया गया तो देखा कि आसमान पर काली घटा छाई हुई है। ठंडी हवा चल रही थी और सामने एक फौजी स्टेशन वैगन खड़ी थी जिसके पास 3 फौजी राइफलें थामे अटेंशन खड़े थे। मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कैप्टन गुप्ता अपने ऑफिस से निकला तो उसके साथ एक फौजी नौजवान भी था। कैप्टन ने उसके हाथ में कुछ कागज थमाया और उसे मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा जो मैं दूर होने की वजह से सुन न सका। मुझे दोनों मरहट्टा फौजी अपने घेरे में लिए खड़े थे। नौजवान फौजी ने कैप्टन को सैल्यूट किया और मेरी तरफ बढ़ा। यह खुशशक्ल सांवली रंगत वाला लेफ्टिनेंट था जिसकी टोपी पर मरहट्टा राइफल्स का निशान लगा था। उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने मेरे बाजू पुष्ट पर बांधे और मुझे स्टेशन वैगन में धकेल कर अकबी दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे दरवाजे से ये दोनों मरहट्टा सिपाही भी अंदर आकर मेरे सामने बैठ गया। उनके चेहरे पत्थर की तरह सख्त और खामोश थे। दूसरे लम्हे स्टेशन वैगन स्टार्ट होकर किसी न मालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मैं कुछ देर तो सर झुकाए बैठा रहा, फिर मैंने एक ठंडी सांस भरी और स्टेशन वैगन के अंदर का माहौल का जायजा लिया। दोनों फौजी मेरे सामने वाली सीट पर इस तरह बैठे थे कि राइफलें उनके हाथों में थीं और उनके बट स्टेशन वैगन के फर्श से लगे थे। वैगन के दोनों पहलू पर एक एक रोशनदान किस्म की खिड़की बनी थी जिनमें से बाहर दरख्त पीछे भागते नजर आ रहे थे। अकबी दरवाज़ा बंद था। उसके ऊपर 2 गोल सुराख थे, उनमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इस किस्म के 2 रोशनदान मेरे पीछे वाली साइड में भी थे। मैं महज आदत से मजबूर होकर यह सब कुछ देखने लगा था, वरना इस वैगन से फरार का तस्वर भी मैं अपने जहन में नहीं ला सकता था। एक तो वैगन बंद थी, फिर मेरे दोनों हाथ पीठ पीछे बंधे थे। उस पर सितम बाला सितम ये कि 2 चाको चौबंद मरहट्टा फौजी मेरे सामने राइफलें लिए बैठे थे। मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि अब ये मुझ पर क्या जुल्म करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे मौत मंजूर है, मगर ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं उगलूंगा। फौजी वैगन कच्चे रास्ते से निकलकर अब पक्की सड़क पर आ गई थी। उसका रुख शुमाल मगरब की तरफ था और यह सड़क अहमदाबाद शहर की तरफ जाती थी। हो सकता है मुझे अहमदाबाद शहर के किसी फौजी इंट्रोगेशन सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा हो, मैं सोच रहा था, और फौजी वैगन छोटे छोटे कस्बों को पीछे छोड़ती भागी जा रही थी। फिर ऐसा हुआ कि वैगन की छत पर बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ आने लगी। बारिश शुरू हो गई थी। मैंने सर झुका लिया और तसव्वुर में लाहौर शहर की बारिश को देखा कि शालामार बाग के बुलंदो बालागंज जान दरख्तों पर शीशे की किरणों की तरह गिर रही है और फिजा गुलाब और मोती की खुशबू से महक उठी है। खुदा जाने अब मुझे अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की ज़ियारत नसीब भी होगी कि नहीं। एक एतबार से मैं काफ़ी हद तक मायूस हो गया था, क्योंकि जिस अंदाज में मेरी निगरानी की जा रही थी, यहाँ से फरार मुझे एक नामुमकिन बात नजर आती थी। शायद ये उस करब अंगेज अजियत का असर था जो मुझे 14-15 रोज़ मुसलसल दी गई थी। मेरी आंख अभी तक दर्द कर रही थी। रास्ते में बारिश रुक गई। फौजी वैगन एक खास रफ्तार पर चली जा रही थी। बारिश दोबारा नहीं हुई थी। आसमान पर किसी जेट हवाई जहाज़ के टेक ऑफ करने के बाद की गूंज सुनाई दी। इसका मतलब था कि हवाई अड्डा कहीं करीब ही था, मगर अभी तक बाहर किसी मोटर कार या रिक्शे की आवाज़ नहीं आई थी, जिससे मैं ये नतीजा निकाल सकता था कि हम शहर के मुदाफ़ात में आ गए हैं। बाहर अभी तक दरख्त ही पीछे को भागते नजर आ रहे थे, जो अब शाम के सुरमई धुंधलके में धुंधले होने लगे थे।
सड़क पर उतराई चढ़ाई शुरू हो गई थी। मैं समझ गया कि हम अहमदाबाद के मदाफात में पहुंचने वाले हैं। ये उतराई चढ़ाई अहमदाबाद शहर के जुनूब में कोई 20-25 किलोमीटर के फासले पर थी। यहाँ से मैं 2 बार गुजरा था और मुझे मालूम था कि यहाँ कई गहरे खड्ड और खायां हैं, मगर यह सारी मालूमात मेरे लिए बेकार थी, क्योंकि मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता था, क्योंकि 2 राइफलें मेरे सामने थीं, जिनके चैम्बर में भरी हुई लंबी गोलियां मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ा सकती थीं। अब तो मैं यही सोच रहा था कि देखें अहमदाबाद के हेडक्वार्टर में मुझ पर किस नोयत के सितम तोड़े जाते हैं। स्टेशन वैगन एक मोड़ काट कर सीधी हुई तो मेरे पेट में जैसे किसी ने खंजर चबो दिया हो। असल में मुझे देर से पेशाब की हाजत महसूस हो रही थी, मगर मैंने इसलिए फौजियों से नहीं कहा था कि वो मुझे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अब जो मेरे पेट में ठेस उठी तो मैंने बड़ी आजी से उन्हें कहा, भगवान के लिए मुझे पेशाब करवा दें। पहले तो उन्होंने कोई ध्यान न दिया। जब मैं गिड़गिड़ाया तो एक फ़ौजी ने ड्राइवर की साइड पर हाथ से ठक ठक की तो वैगन की रफ्तार हल्की हो गई। क्या बात है? मराठी ज़बान में उसे कहा कि कैदी का पेशाब निकला जा रहा है। मुझे यकीन था कि दूसरी तरफ से यही जवाब मिलेगा कि इसे कहो कि वैगन में ही कर दे, लेकिन मेरी तवक्को के खिलाफ वैगन सड़क के एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि वाकई मेरा बुरा हाल हो रहा था। अगली सीट से कोई छलांग लगाकर बाहर उतरा, फिर वैगन का कभी दरवाज़ा खुल गया। इसे ले आओ इधर। दोनों फौजी मुझे वैगन से बाहर ले आया। दोनों ने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा था। दूसरे फौजी ने अपनी गन मुझ पर तान रखी थी। वैगन के बोनट के पास नौजवान मराठा लेफ्टिनेंट खड़ा था। उसने कहा, इसे यहीं झाड़ी में खड़ा कर दो। एक फौजी ने मेरे हाथ खोल दिए। इस दौरान में मैंने ये देख लिया था कि शाम के धुंधलके में जहाँ मैं झाड़ियों के पास खड़ा था, वहाँ दूर नीचे कोई दरिया बह रहा था। ये दरिया इस जगह मट्टी के ऊंचे टीलों की आगोश में से होकर एक चक्कर खाकर बाएं जानिब घूम गया था। दूर नीचे दरिया के किनारे तक झाड़ियों का सिलसिला चला गया था। अब तक मेरे जहन में फरार का ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन अचानक दूर नीचे दरिया को बहते देखकर मेरे जहन में एक बिजली सी चमक गई। यूँ महसूस हुआ जैसे कुदरत ने मुझे फरार का मौका देने के लिए वैगन को यहाँ रुकवाया है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने खुद को दरिया में गिराने का फैसला कर लिया। यह इंतहाई खतरनाक फैसला था। पहली बात तो यह थी कि मेरे पीछे 4 राइफलें, एक टॉमी गन मुझ पर तनी हुई थी। फिर लेफ्टिनेंट की पेटी के साथ भी पिस्तौल लटक रहा था। गोया एक पूरा फौजी मोर्चा मेरे पीछे था। अगरचा मैं नीचे लुढ़कता हूँ तो मुझ पर सैकड़ों गोलियों के बौछारें पड़ने लगेंगी, मगर खुदा जाने क्या बात थी कि मैंने इस तरफ कोई ध्यान न दिया। मुझे यूँ लगा जैसे ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी मौका है। अगर अब मैंने जुर्रत से काम ना लिया तो फिर दुश्मन की कैद से मेरी लाश ही बाहर निकलेगी। बामुश्किल 15 सेकंड गुजरे होंगे। पीछे से मरहट्टा फौजी चिल्लाया, चलो बस करो। मैंने एक पल के लिए गर्दन घुमा कर देखा। मेरे दोनों मरहट्टा गार्ड मुझे बाजू से पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। यही वक्त था और यही मेरी ज़िंदगी की फैसला कुन घड़ी थी। फिर क्या हुआ? आज भी उस लम्हे को याद करता हूँ तो यूँ महसूस होता है जैसे मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। मैं बिजली की तड़प के साथ नीचे को झुका और फिर उछलकर अपने आप को ढलान पर गिरा दिया। ढलान बहुत सीधी और कटी फटी थी। मैं गेंद की तरह उछला और उछलकर बाएं जानिब एक झाड़ी पर गिरा। जाहिर है ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई थी। झाड़ी में गिरकर उछला तो मेरा जाविया बदल गया था और मैं सीध से एकदम दाएं जानिब 70 डिग्री का जाविया बनाता दूसरी झाड़ी में जा गिरा। गोलियां मेरे ऊपर से और दाएं बाएं से सनसनाती गुजर रही थीं। सड़क पर से फौजियों का शोर भी बुलंद हो रहा था, मगर मैंने जो करना था कर चुका था। अहमदाबाद के फौजी इंट्रोगेशन सेंटर में भी मेरे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं था। अगर फरार होते हुए मर जाता हूँ तो कम अज़ कम मज़ीद भयानक अज़ीतें सहने से तो बच जाऊँगा। दरिया की ढलान ने मुझे सिर्फ 2 बार ही उछाला था। तीसरी बार उछाला तो मैं गड़ौम की आवाज़ के साथ दरिया में था। ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आ सकी थी कि मैं ऊपर से तड़तड़ाती गोलियों की ज़द से कैसे बच गया। मैं तो यही कहूँगा कि कुदरत को मेरी जान बचाना मंजूर था। मैं दरिया में नीचे गहराई तक चला गया। मैंने सांस रोक लिया था। गोलियां अभी तक पानी में गिर रही थीं। मैं अब पूरी तरह होशियार हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला को मेरी ज़िंदगी मंजूर है। इस यकीन ने मेरे अंदर एक ज़बरदस्त ताकत बेदार कर दी थी।
मैंने अपने आप को पानी के अंदर ही अंदर एक झटके से सीधा कर लिया और पानी के अंदर ही तैरना शुरू कर दिया। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं दरिया में पानी के अंदर ही अंदर जितनी दूर तक निकल सकूं निकल जाऊं। मैं देर तक सांस रोके पानी के अंदर ही अंदर तेजी से आगे निकलता चला गया। इस तरह तैरने में दरिया का बहाव भी मेरी मदद कर रहा था। मुझे मालूम था कि आगे दरिया घूमकर टीले की ओट में चला जाता है। अब मेरे सांस ने जवाब दे दिया। मेरे फेफड़ों में भरी हुई हवा भी मुझे ऊपर की तरफ लाने लगी थी। मैंने झटका देकर अपने आप को सीधा किया और फिर मेरा सर पानी की सतह से बाहर निकल आया। मुझे जो पहली चीज़ नजर आई वो दूर ऊपर दरिया के पुल की एक तरफ जलती रोशनियां थीं। खुदा जाने ये किस चीज़ की रोशनी थी। गोलियों के धमाकों से शाम की फिजा अभी तक गूंज रही थी। दरिया टीले की ओट में हो गया और मैं भी उसके साथ ही दरिया के पुल से ओझल हो गया। मुझे दूर ऊपर फौजी स्टेशन वैगन के स्टार्ट होकर तेजी से चलने की आवाज़ सुनाई दी। गोलियों की आवाज़ बंद हो गई थी। मराठा फौजी शायद ऊपर से होकर दरिया के आगे आने वाले थे। पानी का बहाव यहाँ काफ़ी तेज था और मुझे आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात यह थी कि अब रात का अंधेरा भी इर्द गिर्द के टीलों और झाड़ियों पर छा चुका था। मैं अंधेरे में था। आसमान पर बादल छाए थे जिसकी वजह से रात जल्दी आ गई थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यह दरिया आगे जाकर रास्ता बदलकर किसी जंगल का रुख करता है या किसी शहर के पहलू से होकर गुजरता है, क्योंकि करान से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आगे अहमदाबाद का शहर ज़्यादा दूर नहीं है। मेरी दोनों जानब दरिया के सुतमा ढलाई किनारे काफ़ी बुलंदी पर थे और अंधेरे में ऊपर किनारों पर मुझे झाड़ियों के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दे रहे थे। मैं इस खतरनाक तरीन इलाके से जितनी जल्दी हो सके गुजर जाना चाहता था। जिस्मानी अजियत सहने की वजह से मुझे तैरने में दिक्कत महसूस हो रही थी और मेरी रफ्तार भी ज़्यादा नहीं थी। ताहम अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द भी शुरू कर दिया था। दरिया यहाँ ज़्यादा गहरा नहीं था मगर पानी का बहाव खासा तेज था जिससे मुझे काफ़ी मदद मिल रही थी। अचानक मुझे ऊपर किनारों की तरफ से फौजी वैगन के इंजन की गिड़गिड़ाहट सुनाई दिया। फिर यह आवाज़ रुक गई और गोलियों के धमाके शुरू हो गया। शायद फौजी ऊपर झाड़ियों में खड़े फायरिंग कर रहे थे मगर गोलियां मुझसे काफ़ी फासले पर गिर रही थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ उसी किनारे की तरफ आ गया जिस किनारे के ऊपर से फायरिंग हो रही थी। इस तरह मैं फायर के कोर में आ गया। अगर दिन की रोशनी होती तो मैं मराठा रेजिमेंट के फौजियों को ज़रूर नज़र आ जाता और फिर मेरी खोपड़ी पाँच पाँच हो जाती। लेकिन अंधेरे में वो लोग मुझे नहीं देख सकते थे। उनके पास कोई सर्च लाइट तो थी नहीं कि उसकी मदद से मुझे देख सकते। दरिया टीलों की आगोश से निकल आया था और उसका पहाड़ चौड़ा होने लगा था। पहाड़ के चौड़ा हो जाने से किनारे दूर हटने लगे। मैं अब तैरते हुए थक चुका था और फिर मैं गोलियों की जद से किसी हद तक महफूज हो गया था। चुनाचे मैंने अपने आप को दरिया की अंधेरी सतह पर बिल्कुल सीधा लिटा दिया और सांस को एकदम से फेफड़ों में भर लिया। अब मैं एक तख्ते की तरह दरिया के बहाव की जानिब बढ़ने लगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ा और फिर सांस भर लिया। यूं चंद लम्हों में मैं एक लाश की तरह दरिया की सतह पर तैरने लगा। मेरा जिस्म बिल्कुल साकत था और लहरें अपने तेज भाव में मुझे आगे लिए जा रही थीं। दरिया के किनारे अब मुझसे काफ़ी दूर हो गए थे। गोलियों की आवाज़ रुक गई थी। जिस जगह मैं लहरों पर सीधा लेटा था शायद वहाँ तह में ऊंचे नीचे पत्थर के टीले थे, क्योंकि यहाँ पर एक तो पानी का बहाव तेज था, दूसरे लहरें ऊपर नीचे होकर बह रही थीं जिसके बहस मेरी रफ्तार तेज हो गई थी। दरिया की लहरें शां शां की आवाज़ पैदा करती मेरे कानों के करीब से होकर पीछे को जा रही थीं। आयतुल कुर्सी का विर्द जारी था। यह दरिया समंदर को जाता था जहाँ आगे जाकर किसी दूसरे दरिया में मिल जाता था। मुझे कुछ इल्म नहीं था। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि मैं इंडियन मिलिट्री की दी जाने वाली अजीतों से बच गया था। अगरचे मैं अभी तक दुश्मन के खतरनाक तरीन इलाके में था। मेरे कानों में एक मनुष्य आवाज़ आई। पहले तो मैं समझा कि शायद ये आगे मौजों के किसी बड़े भंवर की सदायाब है, लेकिन बहुत जल्द ये राज खुल गया और इस मामले के हल होते ही मेरे दिल ने ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मुझे अपने बाएं जानिब आसमान की तारीकी में दूर बुलंदी पर एक हेलीकॉप्टर की नीली और सुर्ख रोशनियाँ नजर आईं। यकीनन यह फौजी हेलीकॉप्टर था जो मेरी तलाश में उड़ाया गया था। मुझे मालूम था कि अभी इसमें से सर्च लाइट की रोशनी निकलकर दरिया पर पड़ेगी और अगर मैं उन्हें नजर आ गया तो मुझ पर ऊपर से मशीन गन का फायर खोल दिया जाएगा।
मैंने लेटे ही लेटे एक झटके के साथ अपने आप को किनारे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। दरिया की लहरों ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुख किनारे की तरफ कर दिया। इतने में वही हुआ जिसका मुझे डर था। हेलीकॉप्टर से रोशनी का एक दायरा निकलकर दरिया की सतह पर पड़ा और दरिया का वो इलाका रोशन हो गया। हेलीकॉप्टर एक दायरे की शक्ल में दरिया के ऊपर चक्कर लगाने लगा। अब वो नीचे आ गया था और रोशनी का दायरा नीम को उसकी शक्ल में मेरी तरफ आ रहा था। मैं चौकस हो गया। यह दायरा मुझसे चंद गज के फासले पर था कि मैंने दरिया में डुबकी लगा दिया। जब मैंने दोबारा पानी से सर बाहर निकाला तो हेलीकॉप्टर आसमान पर दूर जा चुका था और अब एक चक्कर लगाकर दोबारा मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब उसकी रोशनी करीब आई तो मैंने एक बार फिर गोता लगाया। मुझे पानी के अंदर ही गोलियों के धमाकों की आवाज़ें आने लगीं। यह हेलीकॉप्टर की हैवी मशीन गन की फायरिंग थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ मेरी ज़िंदगी तेरे सपुर्द है, तो ही मुझे इन दुश्मनों से बचा सकता है। दूसरी बार सांस की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद मैंने सर पानी से बाहर निकाला तो मेरे करीब ही गोलियों की बौछार पड़ी, लेकिन मैं रोशनी के दायरे में नहीं था। यही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी, मगर रोशनी के दायरे की कोस मुझसे चंद ही गज दूर थी। मैंने सांस खींचकर एक बार फिर डुबकी लगा दिया। दरिया के अंदर ही अंदर मैं अपने हाथ पाँव को तेज़ी से चलाने लगा कि जितनी जल्दी आगे निकल सकूं निकल जाऊं। मैंने अपना रुख दरिया के किनारे की तरफ कर रखा था। अब जो मैंने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो मुझे साहिल के दरख्तों की सियाह दीवार नजर आई। यह सियाह दीवार मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थी, ताहम मैं उस तरफ जाते हुए घबरा रहा था क्योंकि हो सकता था वहाँ दुश्मन मौजूद हो, अगरचे उस तरफ से अभी तक एक गोली भी नहीं चली थी। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म थकन से चूर होने लगा है और मैं ज़्यादा दूर तक मुर्दा तारी भी ना लगा सकूंगा, क्योंकि मुर्दा तारी में भी सांस का एक खास रफ्तार रखना पड़ता है और मेरा सांस पहले ही फूला हुआ था। फौजी हेलीकॉप्टर अभी तक दरिया के पाट के दरमियान एन ऊपर उसी तरह चक्कर लगा रहा था और उसकी सर्च मुझे दरिया के वस्त में तलाश कर रही थी। फिर हेलीकॉप्टर ने एक गोता सा लगाया और दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चला गया। वो दरिया की सतह के काफ़ी करीब आकर मुझे तलाश कर रहा था। मेरे देखते ही देखते कुछ दूर जाने के बाद हेलीकॉप्टर ने अपना रुख उस किनारे की तरफ कर लिया जिधर मैं तैर रहा था। मुसीबत अब मुझ पर भी नाज़िल होने वाली थी। हेलीकॉप्टर नीम दायरे में घूमकर शोर मचाता गिड़गिड़ाता मेरे करीब आ गया। रोशनी का दायरा उसके साथ साथ दरिया पर चल रहा था। मैंने गोता लगा दिया। मुझे पानी के अंदर हेलीकॉप्टर की ज़बरदस्त गिड़गिड़ाहट सुनाई दिया। वो मेरे ऊपर से होकर गुजर गया था। जब यह आवाज़ ज़रा दूर चली गई तो मैंने सर पानी से बाहर निकाल कर सांस छोड़ा और फिर फौरन ही सांस भर लिया। हेलीकॉप्टर दूसरे किनारे की तरफ घूम कर जा रहा था। कम बखत अभी तक उसके वापस जाने के आसार नहीं थे और मैं बार बार पानी में गोता लगाने और सर बाहर निकालने का ज़्यादा देर तक खतरा मोल नहीं ले सकता था। दरिया के अपने वाले किनारे के बारे में मुझे तसल्ली हो चुकी थी कि इधर कोई सिपाही नहीं है, क्योंकि एक तो यह किनारा घने जंगल में था, दूसरे इस तरफ से अभी तक एक भी फायर नहीं किया गया था। मैं अपने आप को किनारे की तरफ धकेलने लगा। मैं किनारे की दरियाई झाड़ियों में अपने आप को छुपाकर कुछ देर के लिए सांस लेना चाहता था। मेरी महारत ने मुझे चंद लम्हों में दरिया के किनारे पर पहुंचा दिया। यह दलदली किनारा था और यहाँ जब मैंने खड़े होने की कोशिश की तो मेरे दोनों पांव दलदल में घुस गया। यह एक नई मुसीबत का सामना था। दलदल का शिकार होने से बचने की तरकीब मुझे दौरान ट्रेनिंग बनाते हुए इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि अगर कभी दलदल में गिर पड़ा तो भूल कर भी चलने की कोशिश न करना, बल्कि दलदल में गिरते ही पहला काम यह करना होगा कि बजाय एक पाँव दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करने के अपने ऊपर वाले धड़ को भी दलदल के ऊपर गिरा देना और फिर बाजुओं को दलदल पर इस तरह चलाना शुरू करना जैसे तुम पानी में तैर रहे हो। यूँ तुम्हारे पाँव अपने आप दलदल से बाहर निकलेंगे और तुम बेशक जोंक की चाल से ही सही मगर दलदल के ऊपर आगे की जानब खिसकने लगोगे।